x अगर कोई फंक्शन है टाइम का इस तरीके से टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू 3t³ माइनस 5t, मान लो ये एक फंक्शन है x टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि भाई dx बाई dt की वैल्यू कैलकुलेट करो, dx बाई dt की वैल्यू निकालो, तो यहां पर ये जो आपको ऑपरेटर दिख रहा है d बाई dt ये लगाना पड़ेगा। तो यहां पर d बाई dt लग चुका है, यहां पर भी क्या आ जाएगा d बाई dt, और ये फंक्शन आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t, और यहां पर क्या आ जाएगा इंटू 3t³ माइनस 5t। समझ में आया ये चीज? तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पर दो अलग फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं वहां पर लगता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके पहले बताऊंगा, फॉर्मूला बाद में बताऊंगा। क्या होता है प्रोडक्ट रूल में? सिंपल रूल है, फर्स्ट फंक्शन, ये पहला फंक्शन बोल रहे हैं, मान लो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देते टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड मतलब ये वाला, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब d बाई डी टी, यहां पर क्या आ जाएगा 3t³ माइनस 5t। समझ में आया? पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस करके लिखेंगे दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास 3t² माइनस 5t इंटू पहले का डेरिवेटिव, तो इंटू d बाई डी टी, यहां पर क्या आ जाएगा t² प्लस 2t। ये है प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला। अगर मैं लिख के बताऊं तो इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर कभी भी d बाई डी टी ऑफ u इंटू वी आता है, जहां पर u पहला फंक्शन v दूसरा फंक्शन, तो फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला लग रहा है, समझ में आ गया ये चीज? तो अब यहां पर एक एक करके टर्म देखते हैं। ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 2t, हाँ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव 9t। सबको क्लियर हो रहा है ना? ये 3 की पावर, जो t की पावर 3 है वो सामने आ जाएगी, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? ये 9, तो ये हो जाएगा 9, और t की पावर एक कम हो गई, कितनी हो गई? 2, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस 5, क्योंकि t का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0। क्लियर हो गया ये चीज? प्लस सेकेंड वाली टर्म, मतलब ये वाली टर्म एज इट इज आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 9t², नहीं मैं गलत लिख रहा हूं, सेकेंड वाली टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है तो वो एज इट इज रहेगी, और ये वाले का डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जल्दी बताओ? 2t प्लस 2, तो ये हो गया 2t प्लस 2, खत्म। यही है प्रोडक्ट रूल। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी प्रोडक्ट रूल से मुझे अप्लाई करके बताओ क्या आएगा उसका डेरिवेटिव। x इज इक्वल्स टू 7t³ माइनस 3t इंटू 5t²। प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना, 5t² माइनस 1 लिख दो, 5t² माइनस 1। आपको फाइंड आउट करना है dx बाई dt की वैल्यू, dx बाई dt की वैल्यू। तो ये आ गया फर्स्ट फंक्शन 7t³ माइनस 3t, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो d बाई डी टी, यहां पर क्या आ जाएगा 5t² माइनस 1, प्लस सेकेंड फंक्शन जो है 5t² माइनस 1 इंटू d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो आ जाएगा 7t³ माइनस 3t। ओके, तो यहां पर आ जाएगा 7t³ माइनस 3t फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 10t, बस माइनस 1 का क्या हो जाएगा? 0। हाँ, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 5t² माइनस 1, और इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? 21t² माइनस 3, क्योंकि 3t का क्या हो जाएगा? 3। समझ में आ गया सबको ये प्रोडक्ट रूल? हटा दो इसको फिर मैं। अब आते हैं कोशेंट रूल पे। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल में मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू t² प्लस 3t अपॉन 5t प्लस 1। अगर इस तरह का फंक्शन है, मतलब फंक्शन कैसा होगा? d बाई डी टी, और यहां पर आएगा u बाई वी, डिवाइड में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, तो अब लगता है कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। कोशेंट रूल में सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायरिंग करना है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये है कोशेंट रूल, ठीक है। और ये कब लगता है? जब भी फंक्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, रैशनल फंक्शन हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई करके दिखाओ कैसे अप्लाई होगा।
तो डी बाई डी टी, न्यूमरेटर है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 3, डिनोमिनेटर है हमारे पास 5t प्लस 1। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, 5t प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन यहां पर आएगा डिनोमिनेटर वाली टर्म और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी टी ऑफ, यहां पर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म, तो यहां पर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t इंटू डी बाई डी टी ऑफ, इंटू डी बाई डी टी ऑफ, क्या आ जाएगा यहां पर डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो कि क्या है 5t प्लस 1। क्या यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक ओके? देन डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। यहां पर आ गया 5t प्लस 1 और इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव बोलो जल्दी से क्या होगा? 2t प्लस 3, करेक्ट, 2t प्लस 3 आ गया, माइनस ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा टी स्क्वायर प्लस 3t और इसका डेरिवेटिव लेंगे 5t का। 5t का क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि t का 5, t का 1 हो गया और 1 का क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया ना क्वोशिएंट रूल कैसे लगेगा? एक आखिरी क्वेश्चन टेस्ट के लिए दे रहा हूं क्वोशिएंट रूल का, वो अप्लाई करो, फिर मैं चेन रूल बताऊंगा और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन बनेगा। डी बाई डी टी ऑफ 7t स्क्वायर माइनस 2t, 7t क्यूब है ना, देख लेना एक बार, मैं बोल अलग रहा हूं लिख अलग रहा हूं, हो सकता है, ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ 7t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t माइनस 1, t माइनस 1, क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आएगा? क्वोशिएंट रूल सामने लिखा हुआ है, u बाय v के फॉर्म में अप्लाई करो, क्या आएगा? हम्म, ट्यूसडे को नहीं है मेरा कोई अभी टेस्ट नहीं है, 11 का बस लूंगा एक ये बार। हाँ चलो, हाँ तो यहाँ अप्लाई कर लिया क्वोशिएंट रूल। तो सबसे पहले क्या आया होगा, देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब t माइनस 1 का क्या गया होगा? होल स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर मतलब t माइनस 1, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जब निकाला होगा तो 21t स्क्वायर माइनस 4t, चेक करो ये आया कि नहीं आया? अभिनव, मैं डायरेक्ट कर दिया ना, डी बाई डी टी, फिर वो करना था उसकी जगह डायरेक्ट, माइनस न्यूमरेटर मतलब 7t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, तो इंटू 1, ये चेक कर लो आ गया सबका। तो ये है क्वोशिएंट रूल। अब क्या होता है कई बार ना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड देगा ना, तो हो सकता है फंक्शन टाइम का ऐसा उटपटांग आ जाए, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, समझ गए ना ये चीज? अब देखो चेन रूल क्या है, चेन रूल को समझो। चेन रूल ऐसा है कि अगर मान लो x इज इक्वल्स टू रूट टी है, ये तो तुम लोग आराम से कर लोगे, x इज इक्वल टू रूट टी है और तुमको बोलता है कि dx बाई डी टी निकालो, dx बाई डी टी निकालो, तो इसका रिजल्ट याद रखना ना, अभी जो मैं करने वाला हूं उसको याद रखना। तो dx बाई डी टी निकालने के लिए यहां पर क्या लिखेंगे? d बाई डी टी और इधर पे क्या आ गया? x,
इधर पे भी क्या लग गया डी बाई डी टी, और इधर पे क्या लग गया रूट टी। समझ में आ गया ये वाला स्टेप। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है, डी बाई डी टी, और रूट टी को क्या लिखते हैं, टी की पावर 1/2। क्या ये क्लियर हो गया। अब डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद करो, डी बाई डी टी, टी की पावर एन, क्या होता है पावर सामने आती है और पावर में क्या हो जाता है n-1। तो यहां पर पावर क्या है 1/2 आ गया सामने, और टी की पावर में क्या हो जाएगा 1/2 -1। तो 1/2 -1 कितना हो जाता है -1/2, मतलब ये कितना बन जाएगा -1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज। तो ये कितना बन जाएगा 1/2, और टी की पावर को +1/2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे नीचे भेजना पड़ेगा। तो नीचे जाएगा तो टी की पावर क्या आ जाएगा, ये +1/2। समझ में आ गया ये चीज। और टी की पावर 1/2 को क्या लिखेंगे हम, रूट टी लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2 रूट टी। क्या ये क्लियर हो गया। तो आपको क्या रिजल्ट याद रखना है कि रूट टी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/2 रूट टी। ठीक है, कैसे मिलेगा वो मैंने बताया, लेकिन हम प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, हम सीधा रिजल्ट को यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो चेन रूल अभी तक लगा नहीं है, चेन रूल अब लगेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मान लो ऐसा आ गया कि बताओ डी बाई डी टी ऑफ रूट ओवर टी प्लस 5 क्या होगा, बताओ। समझ गए ना। अब रूट टी का आपको पता है, लेकिन रूट के अंदर t+5 आ गया, क्या होगा डेरिवेटिव। रूट के अंदर t+5 आ गया, क्या होगा डेरिवेटिव। देखो इधर ध्यान देना कैसे होगा इसका डेरिवेटिव। आप, मैं जो बता रहा हूं ना वैसा ही सोचना, ठीक है, तभी चेन रूल जल्दी कर पाओगे। आप क्या सोचना, अंदर वाला जो फंक्शन है, जो भी टर्म है रूट के अंदर में, उसको मन में सोच लेना वो क्या है t। तो रूट टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट टी। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट t+5। समझ में आया ये चीज। अब जिसको आपने मन में t सोचा था, मतलब ये वाला पूरा फंक्शन, अब उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू यहां पर क्या आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ t+5। समझ में आया ये चीज। तो ये हो गया 1/2 रूट t+5 इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी बताओ। t का क्या हो जाएगा 1 और 5 का क्या हो जाएगा 0, तो इनटू यहां पर क्या आ गया 1। क्या ये समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी बाई डी टी ऑफ रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 2, डी बाई डी टी ऑफ रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 2। तो ये वाला पूरा जो रूट के अंदर दिख रहा है उसको आप मन में क्या सोच रहे हो, टी सोच रहे हो। तो रूट के अंदर में है टी, रूट टी, तो रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट टी, ऐसा हो जाएगा पहला स्टेप। क्या ये समझ में आ गया सबको। इनटू इनटू अब क्या करेंगे डी बाई डी टी ऑफ, किसको डिफरेंशिएट करेंगे अब हम, अंदर वाले पार्ट को, मतलब किसको करेंगे टी स्क्वायर -2 को करेंगे। क्या ये क्लियर हो गया। तो अब बताओ ये हो गया 1/2 रूट ओवर टी स्क्वायर -2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। क्लियर हो गया ये चीज। ये 2 और ये 2 कट गया, तो फाइनली आपको क्या मिल गया t/√t स्क्वायर -2, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। क्या ये क्लियर है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू t प्लस 5 होल रेस टू पावर 7, t प्लस 5 होल रेस टू पावर 7। आपको निकालना है dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। तो यहां पर लग गया d बाई डी टी, और यहां पर क्या हो गया t+5 पूरे की पावर क्या आ गया 7। समझ में आया। तो क्या आपको t+5 की पावर 7 का डेरिवेटिव पता है, नहीं। आपको किसका पता है, t की पावर 5 का पता है। t की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, t की पावर 7 का, सॉरी, t की पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होता है 7t की पावर 6। तो सबसे पहले 7 सामने आ गया, और ये पूरे की पावर में क्या आ जाएगा 6। क्लियर हो गया ये चीज। इनटू अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर वाले को मतलब डी बाई डी टी ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा t+5 आ जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ। चेन रूल में हम क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शन, एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन है, पावर 7 वाला फंक्शन और ये लीनियर फंक्शन,
तो पहले पावर 7 को किया डिफरेंशिएट, फिर अंदर वाले को किया डिफरेंशिएट। तो अंदर वाले का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, इनटू टी का क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया ये। अगर मान लो ऐसा फंक्शन आता है x इज इक्वल टू, फटाफट सॉल्व करते चलना, x इज इक्वल टू 6t² माइनस 3t होल रेज टू पावर 4। आपको निकालना है dx बाय dt। तो यहां लिखोगे d बाय dt, ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म। हाँ, किसका किसका हो गया। ओके, हाँ लक्ष्य बता क्या आया। प्रियांशी नहीं बनाई ये, हाँ नहीं हुआ। ओके, वैभवी हो गया। हाँ बताओ वैभवी क्या आया। 4 अंडर ब्रैकेट 6t² माइनस 3t, ये एज इट इज रहेगा, फिर उसकी पावर में 3 आएगा। 4 सामने आ गया और पावर में क्या हो गया 3, इंटू डी बाई डी टी ऑफ क्या आ गया यहाँ पर 6t² माइनस 3t। क्या ये समझ में आ गया। फिर इसका डेरिवेटिव, ये वाले टर्म तो एज इट इज आएगा 4 6t² माइनस 3t, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 12t माइनस 3। क्या ये समझ में आ गया सभी को। ठीक है, ओके। अब तुम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं, किसमें पावर। अच्छा यहां पर ये लगेगा ना, मैं जल्दबाजी में छोड़ दी, ये पूरी टर्म एज इट इज कॉपी होगी, इसका डेरिवेटिव ये आएगा। ठीक है, अब तुम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये क्यों कर रहे हैं। तो याद रखो x क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और x किसका फंक्शन होता है टाइम का। पोजीशन चेंज किसके रिस्पेक्ट में होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, और पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है dx बाई dt की वैल्यू जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं v से। ये क्या होता है वेलोसिटी। और dv बाई dt क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाता है एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया ये चीज। अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन दूं, मान लो x इज इक्वल टू t² प्लस 2t प्लस 1, मैंने पूछा कि वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी v निकालने के लिए क्या करोगे dx बाय dt, और इधर पे क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t प्लस 2, ये हो गई वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t पे। मैंने बोला एक्सेलरेशन निकालो a निकालो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे dv बाय dt, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2, मिल गया एक्सेलरेशन मिल गया, जब ये नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन अगर मान लो फंक्शन ऐसा दे दूं मैं t इज इक्वल्स टू x² प्लस 5 x की पावर 5, नहीं x² लेते, छोटा फंक्शन ले रहे x² माइनस 1। अब अगर मैंने बोला कि अब इसका क्या निकालो वेलोसिटी निकालो, ये पोजीशन टाइम का रिलेशन है, x पोजीशन है t टाइम है, इसका रिलेशन है। अब अगर मैंने बोला कि इसकी वेलोसिटी निकालो, तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए करने के लिए क्या करोगे, देखो ये -1 को क्या कर दो पहले इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा +1। तो यहां पर क्या बन जाएगा t प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया ये x²। समझ में आया ये चीज। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी √t प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में टाइम के, तो ये क्या हो जाएगा dx बाय dt, यहां पर क्या आ जाएगा d बाय dt, और ये वाली टर्म क्या आ जाएगी √t प्लस 1। क्लियर हो गया ये चीज। अब √t प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√t प्लस 1। कैसे याद रखा, याद है ना, √x का क्या होता है 1/2√x। फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इसको करेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 1, तो इंटू क्या आ गया 1, ये आ गया dx बाई dt, मतलब ये आपको क्या मिल गया वेलोसिटी मिल गया। समझ में आई ये चीज। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो हो गया, लेकिन ये अभी भी मैंने इजी दिया था। अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि भाई t इज इक्वल्स टू x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस x,
और अब बोले कि चलो अब निकाल के दिखाओ इसका वेलोसिटी। तो यहां पर तो आप आराम से x को t में कन्वर्ट कर दे रहे थे, लेकिन क्या यहां पर x को t में कन्वर्ट करना आसान है? नहीं है। अब क्या करोगे? अभी भी आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी कैसे निकलता है? dx बाय dt से, मतलब आपको चाहिए dx बाय dt। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां टाइम जो है वो x का फंक्शन है। समझ में आई ये चीज? तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करोगे? नॉर्मली हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे सारे क्वेश्चन में? t के रेस्पेक्ट में। इस बार हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x का मतलब है अब हम d बाई dx लगाएंगे दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट की तरफ। समझ में आई ये चीज? तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? यहां पर d बाई dx, और ये वाला फंक्शन क्या हो गया? t। राइट साइड में क्या होगा? d बाई dx, और ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ। अब ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? dt बाय dx, और ये वाला क्या होगा बताओ जल्दी? इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या ये समझ में आया? लेकिन क्या ये हमें वेलोसिटी मिला? क्या ये वेलोसिटी है? तो आंसर है नहीं। वेलोसिटी क्या होता है? dx बाय dt। लेकिन हमें क्या मिला है? dt बाय dx। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो dx बाय dt की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 1/3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। समझ में आई ये चीज? और ये चीज हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। तो v की वैल्यू हो जाएगी 1/3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? तो अगर मान लो कभी आपको उल्टा फंक्शन दे दे, एक्स टी का फंक्शन न देके टी एक्स का फंक्शन दे दे, तो आपको क्या करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है एंड देन उसका रेसिप्रोकल करना है। क्लियर? हटा दो इस क्वेश्चन को मैं फिर। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। क्वेश्चन ऐसा है, t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, x प्लस 3 का होल क्यूब। t is equal to x plus 3 का होल क्यूब। फाइंड द वेलोसिटी। फाइंड द वेलोसिटी। तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे? x के, है ना? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ लग जाएगा d बाई डी एक्स। तो यहां पर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ t, यहां पर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 का होल क्यूब। तो लेफ्ट साइड में तो लग गया dt बाई डी एक्स। राइट साइड में अब देखो, रिकॉल करो, चेन रूल लगेगा ना? चेन रूल में ये पूरे की पावर 3 है तो 3 सामने आ जाएगा, पूरे की पावर क्या हो जाएगा? 2। तो ये टर्म बन जाएगा 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा? x प्लस 3। क्लियर हो गया? अंदर वाला जिसको हमने डिफरेंशिएट किया, अब उसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा? 1। तो उसको नहीं लिखेंगे चलेगा। तो ये मिल गया हमें dt बाय dx का वैल्यू। समझ में आ गया? अब वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? dx बाय dt। तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आ गई इसकी वेलोसिटी v। यहां तक क्लियर हो गया सबको? v इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। हाँ, अभी अगले टॉपिक पे आ रहा हूं, इसी क्वेश्चन के आगे। इसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछता तो क्या करते? अब अगर एक्सेलरेशन पूछ दिया इसी क्वेश्चन में, निकालो एक्सेलरेशन, तो क्या करोगे? एक्सेलरेशन के लिए हमें किसे डिफरेंशिएट करना होता है? वेलोसिटी को। किसके रेस्पेक्ट में करना होता है? टाइम के। लेकिन यहां वेलोसिटी क्या टाइम का फंक्शन है? किसका फंक्शन है वो? एक्स का फंक्शन है। तो हमारे पास मजबूरी है कि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो यहां पर अगेन हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स और ये लग जाएगा v, इधर पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स और ये वाला टर्म आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? तो ये नंबर क्या बन गया, लेफ्ट साइड में क्या बन गया डीवी बाई डी एक्स। राइट साइड में इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा मैं थोड़ा आराम से बताता हूं, देख लेना। ठीक है, पहली चीज तो ये कि ये जो अपॉन वाला 3 है ये कांस्टेंट है, इसको मैं पहले बाहर कर देता हूं, 1/3 बाहर कर दिया, इधर पे आ गया डी बाई डी एक्स। समझ गए ना क्या हुआ? अब ये वाला जो पूरा टर्म है इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा x प्लस 3 पूरे की पावर क्या हो जाएगा ये -2। अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, अभी डिफ्रेंशिएट करने के पहले मैं सिर्फ उसे जमा रहा हूं, समझ रहे हैं ना? किस फॉर्मेट में, ताकि वो पावर n वाला बन जाए, x की पावर n वाला। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा इस पूरे पार्ट का, -2 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर -3, क्योंकि n सामने आया और पावर में n-1 होगा, तो -2 - 1 मतलब कितना बन जाएगा -3 इंटू इंटू अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो इंटू ये क्या आ जाएगा 1। ये किसकी वैल्यू है, ये dv बाई dx की। तो dv बाई dx आपको यहां पर फाइनली क्या मिल गया है -2/3 x प्लस 3 की पावर 3। मैंने अरेंज करके लिखा, क्या ये समझ में आया? ये -2/3 और ये पूरे की पावर नेगेटिव थी तो नीचे ले गया, क्या बन गया पॉजिटिव। क्या ये एक्सेलरेशन मिल गया हमें? नहीं। क्यों नहीं मिला एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए डीवी बाय dt, हमें क्या मिला है डीवी बाय dx। तो अब क्या करेंगे डीवी बाय dt निकालने के, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि टाइम का फंक्शन ही नहीं है। समझ गए ना ये चीज? तब समझो इसका लॉजिक क्या है। भाई हमें चाहिए डीवी बाय dt, तो लिख देते हैं डीवी बाय dt। ठीक है, यहां पर dx को हटा के क्या लिख देते हैं dt। अब बैलेंस करने के लिए dt से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आई ये चीज? और नीचे में क्या लिखना पड़ेगा dx लिखना पड़ेगा, समझ में आई ये चीज? मैंने क्या किया, जो dv बाई dx था उसको मैंने ऐसे लिख दिया dv बाई dt इंटू dt बाय dx। dt dt कटेगा, dv बाई dx मिलेगा। इस पूरे की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहां पर -2/3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अब आपको पता है कि ये वाली वैल्यू को आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन जो आपको निकालना है। तो a की वैल्यू a इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको -2/3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है? अब ये वाली टर्म को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब dx ऊपर गया और dt नीचे आ गया, समझ में आया ये चीज? तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dx बाय dt इंटू -2/3 x प्लस 3 का होल क्यूब। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया सभी को? क्या किया मैंने, ये dx उधर गया dt इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये बताओ dx बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी आपने निकाल रखी है, वेलोसिटी की वैल्यू देखो ये v, तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो। तो a इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू -2/3 x प्लस 3 का होल क्यूब। समझ में आई ये चीज? जो भी ये मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा, ये आ जाएगा -2/9 और ये हो जाएगा x प्लस 3 होल टू दी पावर कितना आ जाएगा 5। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो अगर कभी ऐसे उटपटांग क्वेश्चन आ गए सॉल्व करने के लिए तो भी वो लॉजिकली आपको पूरा अप्रोच ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या ये हटा दूं, हो गया तो सभी का? अब ये जो पूरी स्टोरी मैं बता रहा था, जो सारी चीजें मैं बता रहा था, वो सिर्फ एक क्वेश्चन को समझाने के लिए, जो कैसे बनेगा। जो पहला क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है इसके पहले वाला है क्या, पीछे वाला है? अरे यार पूरा उड़ गया।
हाँ, तो ये जो सारी चीजें जो मैं बता रहा था, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए जो पिछले साल के जेई मेन के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन टी एंड डिस्टेंस एक्स, तो शॉर्ट में लिखो एकदम क्वेश्चन को। रिलेशन गिवन है किसके बीच में, टी एंड एक्स। आपको पता है टी और एक्स क्या होता है, और ये रिलेशन है टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ये रिलेशन हो गया टी और एक्स के बीच में, ठीक है। ए और बी कांस्टेंट है, अगर नहीं भी बताएगा तो आपको समझना है, मैथ्स में और फिजिक्स में ए और बी यूजुअली कांस्टेंट के टाइप के ट्रीट होते हैं। अब क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या निकालना है यहां पर, एक्सेलरेशन किसके टर्म्स में निकालना है, वेलोसिटी के। तो ए की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वी, इन टर्म्स ऑफ वी। क्या ये चीज समझ में आ गई, और आपको टाइम और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और वेलोसिटी v कैसे निकलता है, dx बाय dt से। और dx बाय dt निकालने के लिए यहां क्या करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dt बाय dx मिलेगा, समझ गए। तो यहां पर लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा dt बाय dx, राइट साइड में आ जाएगा d बाय dx, और यहां पर टर्म आ जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब लेफ्ट साइड में dt बाय dx, ओके। राइट साइड में बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2ax प्लस b। ये हो जाएगा 2ax प्लस b, क्योंकि a कांस्टेंट था, बाहर आया एक्स स्क्वायर का 2x होता है, b बाहर आया x का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। ये dt बाय dx मिला। अब हमें वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो dx बाय dt मिलेगा, और dx बाय dt की वैल्यू हो जाएगी 1/2ax प्लस b। क्लियर हो गया ये चीज, और यही चीज हो गई हमारी वेलोसिटी। तो इसका मतलब हम लिख देते हैं v इज इक्वल टू 2ax प्लस b पूरे की पावर -1, ठीक है। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को, हो गया वेलोसिटी। हाँ, अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dv बाय dt चाहिए आपको। एक्सेलरेशन a के लिए क्या चाहिए, dv बाय dt चाहिए, समझ गए। लेकिन यहां जो v है, क्या वो टाइम का फंक्शन है, v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, टाइम का नहीं है। तो उसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहां पर, dv बाय dx। तो यहां पर लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, dv बाय dx, और इधर पे आ जाएगा राइट साइड में d बाय dx, और यहां पर टर्म आ जाएगी 2ax प्लस b की पावर क्या हो गया, -1, है ना। अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, क्या ये वाला स्टेप सबको क्लियर है। देखो v था dv बाय dx, और इधर पे भी लगा दिया d बाय dx, ओके। हाँ, अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चेन रूल लगेगा। चेन रूल कैसे लगेगा, ये अंदर वाला पूरा का पूरा कैसे हम सोचेंगे दिमाग में, ये x है, x की पावर -1 है, x की पावर -1 का डेरिवेटिव होता है -1, और x की पावर कितना हो जाता है, -2। x मतलब ये वाला जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ ये वाला टर्म आ जाएगा 2ax प्लस b। क्या ये चेन रूल याद आया जो अभी हमने प्रैक्टिस किया था। अब क्या होगा जल्दी बताओ, उसका डेरिवेटिव ये हो गया -2ax प्लस b की पावर -2, ये तो ओके है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2a, क्योंकि x का तो 1 हो गया, तो यहां पर 2a बचेगा, और b का क्या हो जाएगा, 0। तो ये मिला हमें dv बाय dx। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब क्या हमें एक्सेलरेशन मिल गया, नहीं मिला ना अभी,
ठीक है, डीवी बाय डी चाहिए एक्सेलरेशन के लिए, और अभी हमारे पास क्या आया है, डीवी बाय dx आया। क्या करेंगे बताओ, पहले भी ऐसा आया था प्रॉब्लम। हाँ, तो इसको लिख देंगे डीवी बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। क्या किया, स्टेप समझ में आया? तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म अभी एज इट इज लिखता हूं, -2ax प्लस बी की पावर -2 इंटू 2a। ठीक है, और ये वाली वैल्यू को हम 1/v लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू 1/v हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। ये a हो गया और ये हो गया 1/v। किसी को डाउट तो नहीं 1/v क्यों हुआ, सबको क्लियर ना? तो एक्चुअली ये क्या बन गया, a/v बन गया, एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी। क्लियर हो गया ये चीज। और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में भाई ये -2a एज इट इज, और यहां पर क्या आ गया, 2ax प्लस बी की पावर क्या बन गया, ये -2। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? गौरीश, हाँ, ये 2a और ये पूरा मल्टीप्लाई था, तो 2a को सामने लिख दिया और कुछ नहीं किया। और किसी को कहीं डाउट तो पूछ लो जल्दी। सबको ये वाला स्टेप क्लियर है ना, ये ऐसा क्यों है, दृष्टि क्लियर? हाँ, फिर उसके बाद ये v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2av, और ये हो जाएगा 2ax प्लस बी की पावर कितना आ गया, -2। क्या यहां तक आया सभी को समझ में? ये v क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हमारा आंसर अभी आ चुका है? तो आंसर अभी नहीं आया है। अभी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के टर्म्स में, लेकिन सिर्फ वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं है, अभी वहां ये वाला टर्म भी आ रहा है और ये डिस्टेंस वाला टर्म है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो हमें इस चीज को भी हटाना है, तो उसको कैसे हटाएंगे? तो यहां पर देखो, वेलोसिटी को हम कुछ लिख सकते हैं, वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा अगर इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? तो स्क्वायरिंग करूंगा तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, v², और राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी पूरे की पावर कितना हो जाएगा, -2। समझ में आ गया ये चीज? मतलब ये पूरे टर्म को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, v² से। क्लियर हो गया ये चीज? तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -2av इंटू यहां पर क्या आ जाएगा, v²। तो ये मिलेगा -2a और ये हो जाएगा v की पावर 3। चेक करो आया क्या समझ में? अब इसमें ना एक कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है कि ये a और ये a कट तो नहीं जाएगा, कटेगा क्या? क्यों नहीं कटेगा? ये एक्सेलरेशन का a है और ये वो कांस्टेंट वाला a है, दोनों a से डिनोट हो गए, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर क्या आया है। एक्चुअली मैंने देखा नहीं था इसका। हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो कुछ नोट करना है तो कर लो, फिर उसके बाद हम ऐसे कुछ रेयरली 2-3 क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, बट अगर आप स्कूल एग्जाम्स में बोलोगे तो डिपेंड करता है तुम्हारे टीचर कितना पढ़ाते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बट अगर तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बोलोगे तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, और हो सकता है अभी तुम लोगों को टफ लग रहा हो। उसका कारण ये है क्योंकि डिफरेंशिएशन अभी पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन जब तुम लोग 12th में पढ़ोगे तो एकदम हैबिचुअल हो जाएगा, और उसके बाद जब ये एग्जाम दोगे तो ऐसे ही लगेगा, ये तो आसान लग जाएगा। समझ गए ना? हटा दूं क्या इसको फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सामने, हाँ, तो ये AIEEE 2004 का एग्जाम है। AIEEE पता है सबको? किसको पता है? अच्छा, पलक को। हाँ, क्या है AIEEE? हाँ, अभी जो जेई मेन और एडवांस दो होता है ना, मेन के स्कोर से आप कहां पर एडमिशन लेते हो, एनआईटी में। एडवांस से आप किस में लेते हो, आईआईटी में। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ना एनआईटी का अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था, वो AIEEE होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, इसका फुल फॉर्म होता था। ठीक है, और आईआईटी के लिए अलग होता था एग्जाम, आईआईटी JEE करके। अब इसने एक ही एग्जाम कर लिया, 2 पार्ट में हो गया बस। ठीक है, तो ये भी ये समझ लो JEE मेन के लेवल का क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन? अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर, इट टेक्स t seconds टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t/3 seconds? ठीक है, क्वेश्चन मैं सिर्फ समझा रहा हूं, आप लोग एक बार ट्राई करना बनाने का, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में बहुत सारे सॉल्व किए हैं। तो मान लेते हैं ये एक
टावर है और यहां से एक बॉल को हम रिलीज कर रहे हैं, ये बॉल हो गया। जब ये बॉल को रिलीज कर रहे हैं तो उसको यहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम है टी सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। समझ में आई ये चीज? ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t/3 सेकेंड। तो t/3 सेकेंड में बॉल कहीं यहां बीच में कहीं होगी t/3 सेकेंड के बाद। तो आपको उसकी पोजीशन बतानी है कि उसने कितना ट्रैवल किया t/3 सेकेंड में। अगर मान लो ये 9 मीटर है, 9 मीटर टी सेकेंड में कवर करता है, तो t/3 सेकेंड मतलब कितना मतलब कितना कवर अप करेगा, या 3 मीटर। ये सोचना गलत होगा, लेकिन क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि चलो ये 9 मीटर, मान लेते हैं ये 9 मीटर इस बिल्डिंग की टोटल हाइट है, 9 मीटर टी सेकेंड में कवर अप करता है, तो t/3 मतलब 1/3 टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा? तो 1/3 डिस्टेंस कवर अप करेगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। क्यों गलत है ये? क्योंकि वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पहले वो कम डिस्टेंस कवर अप कर रहा है और धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या है? बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आई ये चीज? तो आपको वही बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा t/3 सेकेंड्स में। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब इसको अंदाजे के लिए हम एक काम करते हैं, जो जो भी टावर है उसकी हाइट को क्या ले लेते हैं? h ले लेते हैं। और अब हम h के टर्म्स में निकालेंगे। h अपॉन इसका आंसर मेरे को याद नहीं है, कुछ 9h/3 9h/10 ऐसा कुछ तो भी है। नहीं, ऐसा तो नहीं आएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ अभी। पहले ट्राई करो, गलती करो, पहले कोशिश करना जरूरी है। ठीक है। हम्म तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं ये पूछता हूं कि बताओ यहां पर कौन सी इक्वेशंस हम यूज करेंगे। तो जो अभी हम इक्वेशंस देख रहे थे ना, कौन कौन सी इक्वेशंस देखा था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ s, ये वाली जो इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं इसी इक्वेशन की बात कर रहा हूं पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है जो पूरा t सेकेंड्स में वो कवर अप करता है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है h। और u क्या होता है यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियली रिलीज कर रहे हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो u की वैल्यू हम 0 लेंगे, तो ये वाली पूरी टर्म तो हट ही जाएगी, और यहां पर आ जाएगा हाफ। a की जगह पे क्या आ जाएगा? g। और यहां पर क्या आ जाएगा? कैपिटल T का स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमको एक एक्सप्रेशन या रिलेशन मिल गया। यहां से हम कैपिटल T की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा है वो निकाल सकते हैं। तो कैपिटल T की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 2h, और g को नीचे भेज दो, तो 2h अपॉन जी इज इक्वल टू क्या आ गया? टी स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? √2h/g। ये t है टोटल टाइम, जितने टाइम में वो पूरी बॉल ग्राउंड तक टच कर रही है। क्या ये चीज क्लियर हो गया सभी को? ओके। लेकिन आपको पूरे बॉल को ग्राउंड तक नहीं पहुंचाना है, यहां तक में आपको इसका हाइट निकालना है। समझ गए ना? मतलब यहां से यहां तक का उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है वो बताना है। तो वो उस चीज को मान लेते हैं हम h डैश, मान h1 ले लेते, h1 ले लेते, ठीक है, कंफ्यूजन ना, h1। ठीक है। तो आपको h1 तक का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो h1 तक का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए अगेन यही वाला इक्वेशन हम यूज कर लेंगे। समझ में आएगी नहीं? अब s की जगह पे क्या आ जाएगा? आपका h1 आ जाएगा। ठीक है। ut तो अभी भी 0 होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी स्टिल वो क्या है? 0 है। राइट साइड वाली जो टर्म है हाफ, हाफ a की जगह पे क्या आ जाएगा? g। और t स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? t/3 का
होल स्क्वायर। समझ में आया क्यों t/3? क्योंकि यहां तक पहुंचने में t/3 का टाइम लग रहा है, तो यहां पर आ जाएगा t/3 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तो h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा g/2 इंटू t²/9। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अब एक काम करते, टी की वैल्यू की जरूरत ही नहीं थी, हम सीधे t² को पुट कर सकते। अब हम t² की जो वैल्यू हमने निकाली उसको यहां पर रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा? h1 इज इक्वल टू g/18, और t² की जगह पे क्या लिख दूंगा यहां पर? 2h/g। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? ठीक है। अब ये g और ये g कट जाएगा, ये g और ये g कट जाएगा, तो h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 1 सा और 2 9 सा 18, मतलब कितना आ जाएगा? h/9। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब वो जो भी बॉल है वो इतने 1/3 ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है? 1/9 पोर्शन ऑफ डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। क्लियर हो गया सबको ये चीज? लेकिन बुक का आंसर है, इसमें दो आंसर आप बोल सकते हो। दो आंसर कैसे बोल सकते हो? कि वो अपने टॉप से h/9 के डिस्टेंस पे है या बिलो है, या ये बोल सकते हो कि ग्राउंड से कितना ऊपर है, नीचे से कितना ऊपर है। तो नीचे से कितना ऊपर है तो आपको ये वाला निकालना पड़ेगा, ये वाला हाइट निकालना पड़ेगा, जिसको हम क्या मार्क कर देते हैं? h2। तो h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h माइनस h1। तो h माइनस h/9, तो ये कितना हो जाएगा? 8h/9। तो h2 मतलब उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी मीटर्स ऊपर है? 8h/9 मीटर्स ऊपर है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं इसको हटा देता हूं। अब इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आ सकता है? डेटा के फॉर्म में आ सकता है। आपको टी की जगह पे नंबर दे देगा, एच की जगह पे नंबर दे देगा, वैल्यू दे देगा, t/3 ना करके t/4 कर देगा, t/2 कर देगा। इस तरह का अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा। अगर एमसीक्यू में है तो मेंशन करेगा कि वो टॉप से कितना डिस्प्लेस हुआ है या ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है, ऐसा पूछेगा अगर एमसीक्यू है तो। सब्जेक्टिव है तो नहीं पूछेगा, तो आप आंसर में लिख दो कि ग्राउंड से इतना ऊपर है या टॉप से इतना नीचे। दैट्स इट। ठीक है, क्या ये हटा दूं? हो गया तो सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कई स्कूल्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सीबीएसई सेंट्रल स्कूल केवी वाले बच्चों के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लो एक बार क्वेश्चन क्या है। और अभी जो हम फ्री फॉल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं पे बेस्ड है, और ये सारे बच्चे ट्राई करेंगे। भले गलत हो चलेगा, लेकिन कुछ भी चाहिए मुझे आंसर। क्या हुआ चैतन्य? पिछला वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ था? हम्म। अंदाजे से जो मन में आ रहा है डायग्राम बनाओ। ठीक है, जो भी चीज पूछने के लिए बोल रहा है, क्या लिखा है वो चीज देखो, लिखो, समझो, जो करना है करो, लेकिन कोशिश करो सारे बच्चे। और अगर कोई वर्ड इस क्वेश्चन का समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो मुझसे। टाइम्स ऑफ रेशियो ऑफ टाइम्स ऑफ डिसेंट टू पी क्यू एंड क्यू आर, ये चीज पूछ रहा है। डिसेंट मतलब कोई भी चीज को ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लगा वो टाइम ऑफ डिसेंट है। हाँ सार्थक, जल्दी डायग्राम बना। क्या कैसा बनेगा? क्या चीज गिवन है? क्या पूछ रहा है? बताओ। हम्म, लेकिन 1:1 नहीं आएगा, क्योंकि अगर मान लो यहां से अगर मैं कोई बॉल छोड़ता हूं, ये उसका हाफ डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक जो पहुंचने में टाइम लगेगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन यहां से नीचे जाने में टाइम कम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है।
स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कम होगी, धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगी, तो यहां से यहां तक आने में वेलोसिटी कम होगी, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। फिर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा। समझ में आया ये चीज? इसलिए दोनों में बराबर टाइम नहीं लगेगा। रूट रूट में आएगा कुछ, मतलब हाँ नंबर में आएगा, √3 + 1 = 2 ऐसा कुछ तो भी रहेगा। चलो, सबने ट्राई किया और इनिशियली सारे बच्चे प्रॉब्लम को तो समझ गए हैं कि क्या है। प्रॉब्लम ये है कि भाई यहां से कोई वर्टिकली कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, वो P से R तक फॉल कर रहा है और बीच में एग्जैक्टली बीच में उसके क्या है, पॉइंट Q है ना। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि PQ और QR दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब यहां से यहां तक की जो हाइट है, मान लो ये है H, और यहां से यहां तक की जो हाइट है वो भी क्या है, H। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अगर तुम लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो एकदम डिप्रेस होकर ये मत सोचना कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बन नहीं रहा है। ये होगा इनिशियल फेज में, धीरे धीरे गलतियां करोगे, सीखोगे। समझ में आया ये चीज? तो ये समझ में आ गया ना, दोनों का हाइट सेम है यहां से यहां तक का। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बस वो चीज पहले समझाओ मुझे। P से लेके Q तक में जो टाइम लगेगा, ये डिस्टेंट टाइम, Q से लेके R में आने में जो टाइम लगेगा, ये दोनों टाइम का रेशियो चाहिए। तो ये वाले टाइम को, यहां से यहां तक के आने वाले टाइम को क्या ले लेते हैं हम, T1। यहां से यहां तक के आने वाले टाइम को क्या ले लेते हैं, T2। तो आपको T1 और T2 का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब जैसे दृष्टि ने जो गलती करी, मैं चाहता था कि कोई बच्चा ये सोचे कि दोनों का डिस्टेंस सेम है तो दोनों का टाइम क्या होना चाहिए, सेम, ऐसा उसने सोचा। लेकिन वो नहीं होगा प्रैक्टिकली। समझ गए ना क्यों नहीं होगा? ठीक है, ये पहली चीज आ गई। अब कैसे निकालेंगे टाइम का रेशियो? तो हम इक्वेशंस यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? कौन सी इक्वेशन, चलो देखते हैं, एक एक करके लिखते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है, S = UT + ½ AT²। यही वाली यूज होगी। पहला वाला इसलिए नहीं क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी वगैरह तो पता नहीं है ना। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी U की वैल्यू हमें पता है। समझ गए ना ये चीज? हाँ। तो अब यहां पर देखते हैं फर्स्ट वाले में क्या आएगा। फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, S। S की जगह पे यहां पर क्या ले लेते हैं हम, H। U की वैल्यू क्या होगी यहां पर, 0। U की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा 0 हो गया। ये पूरा 0 हो गया, तो सिर्फ हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, हाफ। A की जगह पे क्या लिख देंगे, G। और T की जगह पे क्या लिख देंगे, T1। तो ये हो जाएगा T1²। क्या ये क्लियर हो गया? ½ GT1²। तो यहां से हम T1² की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कितनी आ जाएगी, 2H/G। अभी थोड़ी देर पहले भी सेम चीज किया ही था हमने। और जिससे T1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो T1 की वैल्यू मिल जाएगी √2H/G। अब क्या यूज होगा वो बाद में देखेंगे, हमने सब लिख दिया पहले तो यहां पर। समझ गए ना ये चीज? तो अभी तक हमारा एनालिसिस यहां से यहां तक आने में था। ठीक है। और ये वाला टाइम T था, T1 था। अब क्या करेंगे बताओ जल्दी। T2 कैसे निकालेंगे बताओ? सेम मतलब कैसे, बताओ एक बार। सेम मतलब S = UT + ½ AT², यही वाला फॉर्मूला यूज करके। हाँ। तो S की जगह पे H आएगा, U की जगह पे क्या आएगा, U की जगह पे अब 0 नहीं ले सकते। क्यों 0 नहीं ले सकते? क्योंकि अब वो जो बॉल है वो यहां तक पहुंच चुकी है, अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। समझ गए ना ये चीज? तो अब क्या करें? तो हमें इस समय पे उसकी दो चीजें, सुनो मेरी बात। इस समय पे आने वाली वेलोसिटी निकालो। अभी निकालने मत लग जाना, सुनना पहले मेरी बात। वो एक ऑप्शन है, मैं ये बता रहा हूं। वो ऑप्शन क्या है, आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, V = U + GT, और V की वैल्यू निकाल लो। एक ऑप्शन ये है। दूसरा एक और ऑप्शन है। दूसरा एक और ऑप्शन क्या है, आप एक काम करो, आप यहां से लेके पूरा यहां तक का पूरा ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ये वाला फॉर्मूला समझ गए ना, यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो जाएगा, 2H। टोटल टाइम कितना आ जाएगा, T1 + T2। समझ गए ना ये चीज? और इनिशियल वेलोसिटी फिर से क्या ले सकते हो, सेम ले सकते हो, पिछला वाला। तो कौन सा वाला यूज करें, ये वाला करेगा? किस?
सेकंड वाला चलो देखते हैं, मैं खुद नहीं बनाया तो एक बार देख लेते हैं क्या होगा, कौन से में आसान होगा। तो यहां पर ये वाला अगर लेते हैं तो T1 प्लस T2 टाइम लगेगा टोटल टाइम, और ये डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा h हो जाएगा, है ना, नहीं h नहीं, कितना होगा 2h हो जाएगा, 2h होगा, वैल्यू पुट करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू ut तो 0 इंटू टी हो गया, 0 इंटू प्लस ये हो जाएगा हाफ g, और यहां पर आ जाएगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2h इज इक्वल्स टू हाफ g, इधर पे आ जाएगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ये इधर चला जाएगा, g इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2h अपॉन g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब मैं यहां पर एक काम करता हूं यार, इसको ना थोड़ा इजी करने के लिए मैं क्या करता हूं पता है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2h अपॉन जी जो है ना, उसकी वैल्यू देखो हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, T1 स्क्वायर। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए ना मैं ये 2h अपॉन जी है ना, इसकी जगह पे क्या पुट कर देता हूं, T1 स्क्वायर। समझ गए ना? ठीक है, मैंने ये 2h अपॉन जी पुट कर दिया इसकी जगह पे, ताकि सिर्फ T1 T2 वाला काम रहे यहां पर। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 2T1 का स्क्वायर, राइट साइड पे हो जाएगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, हटा देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2T1, और इधर पे क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। क्या ये चीज क्लियर हो गई सभी को? अब आप ये T1 को इधर पे भेज दो, T1 इधर पे चला जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, √2T1 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2। क्या ये क्लियर हो गया? अब इधर से क्या कॉमन निकलेगा बताओ जल्दी, T1 इधर पे बच जाएगा, √2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2। क्या ये क्लियर हो गया? अब आपको किसका चाहिए, T1 और T2 का रेशियो चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, T1 बाय T2 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 माइनस 1। तो दोनों टाइम का जो रेशियो है वो आएगा इतना, ये समझ गए ना? अब क्या ये रेशियो फिक्स है, क्या ये रेशियो बिल्डिंग की हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या किसी भी और पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आंसर है नहीं। ये चीज क्या सेम है अगर आप अर्थ पे कर रहे हो तो, क्योंकि अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, सेम है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे दूसरा ऑब्जेक्ट मार्स पे तो अलग अलग हो जाएगा। समझ गए ना ये चीज? तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये रिजल्ट जो है ये डायरेक्टली यूज हो जाते हैं, आपको कोई इसका डेरिवेशन नहीं करना। कई बार क्या करते हैं ना, ये सारे के सारे रिजल्ट जो है ना, आप उसको एक कॉपी में नोट करके जाओगे ना, तो आपको डायरेक्ट एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बनते मिल जाएंगे इसके, कॉम्पिटिटिव के सेक्शन के हिसाब से बता रहा हूं। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं, चलो नेक्स्ट। अब ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, देख लेना एक बार, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मोशन कैन अ बॉडी कंसीडर्ड एज अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोलते हैं किसी बॉडी को, व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? याद है स्टार्टिंग की क्लास 1 में ये चीज डिस्कस किया था, किसको याद है? हाँ हाँ बताओ। हाँ ओके, बट थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं हुआ है अभी एग्जांपल, और कुछ? हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करता है तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। अगर हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर अप कर रहे हैं अपने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो हम क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि इसमें किनको किनको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। पहला है रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन 2 स्टेशंस, तो यस ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। वो 2 स्टेशन दूर होने चाहिए, दूर होंगे तभी तो ट्रेन ट्रैवल करेगी ना एक पॉइंट से दूसरे। नेक्स्ट, अ मंकी सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ ए मैन cycling smoothly on a circular track.
तुम लोग ऐसे क्वेश्चन को इमेजिन करते हो, न्यूमेरिकल वाले को इमेजिन ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वैसे इसको भी इमेजिन कर लिया। हाँ, तो क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर वो सर्कुलर ट्रैक की लेंथ जो है वो मच हायर है उसके साइज से, मंकी के। नेक्स्ट, थर्ड, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। तो बॉल अगर ग्राउंड को हिट करके शार्पली टर्न करती है, ठीक है, तो बॉल का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो अपने साइज से क्या होगा, ज्यादा है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ अ टेबल। तो ये टेबल के एज से अगर कोई भी बीकर गिर जाता है तो वो क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो यस वो होगा, अगर बीकर का साइज बहुत स्मॉलर हो। समझ गए ना ये चीज। अब ये सब क्वेश्चन इसीलिए मेरे को कई बार लगता है ज्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं है इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू मेन में लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या एक बार पढ़ो। अब इसको इमेजिन करो ना, ये वाले क्वेश्चन को इमेजिन करके आंसर करो। हाँ, कितने बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन बनाया है? ठीक है, ओके, ये तुम लोगों की बुक में भी है ना? हाँ, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, दो बच्चों का ए और बी है, रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ। तो स्कूल ओ है, एक बच्चा ए है, दूसरा बच्चा बी है। ठीक है, एक बच्चे का घर पी पे है, दूसरे बच्चे का घर क्यू पे है। तो ये देखो, ये वाला जो स्टूडेंट ए है उसका घर कहां पर है, पी पे। स्टूडेंट बी जो है उसका घर कहां पर है, क्यू पे। क्लियर हो गया यहां तक? आगे लिखा है चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स। तो यहां पर पहला ऑप्शन है ए और बी लीव क्लोजर टू द स्कूल देन बी ऑब्लिक ए। मतलब ए लीव्स क्लोजर टू बी, ये आंसर सही होगा, या बी लीव्स क्लोजर टू ए, ये आंसर सही होगा। ये आपसे पूछ रहा है कौन स्कूल के ज्यादा पास रहता है, ए या बी? ए, क्योंकि ए का ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब ये हुआ, ये क्या है, कम है। तो इसका मतलब ए लीव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी। क्या ये क्लियर हो गया, क्या करना है इस क्वेश्चन में? सेकेंड पार्ट में बोल रहा है ए ऑब्लिक बी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी ऑब्लिक ए। कौन पहले स्टार्ट कर रहा है? ए पहले स्टार्ट कर रहा है बी के कंपैरिजन में, तो यहां आएगा ए स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। सेकेंड है ए ऑब्लिक बी वॉक्स फास्टर देन बी ऑब्लिक ए। कौन ज्यादा तेज चल रहा है? बी जो है वो फास्टर है, तो यहां पर बी इज फास्टर देन ए। A and B reach home at the same time और different time? सेम टाइम, क्योंकि दोनों के घर पहुंचे जब उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टाइम एक्सेस क्या था, सेम था। लास्ट है ए ओवरटेक्स बी या बी ओवरटेक्स ए। कौन किसको ओवरटेक कर रहा है? बी ओवरटेक्स ए, क्योंकि बी जो है वो ए को क्रॉस कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो ये डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी भी और उसका भी। हाँ, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, देख लो जल्दी। आई होप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन की स्टोरी ये है कि एक वुमेन है जो 9 बजे सुबह वॉक करते हुए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्ट्रेट रोड में अपने ऑफिस जाती है जो 2.5 किलोमीटर अवे है। ठीक है, तो किस समय पे उसने स्टार्ट किया, किस स्पीड से गई और कितना डिस्टेंस है, वो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि वो अपने ऑफिस कितने बजे पहुंचेगी।
9:30। कैसे निकाला आपने? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस था 2.5 और स्पीड इसका कितना था? 5। तो मतलब टी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आवर्स, हाफ आवर्स, मतलब 9:30 बजे वो पहुंचेगी ऑफिस। 5 बजे तक ऑफिस में थी एंड रिटर्न होम बाय एन ऑटो एट अ स्पीड ऑफ दिस। और जब वो घर के लिए रिटर्न निकली तो उसने ऑटो लिया और ऑटो की स्पीड ये थी। अब उसको घर आने में कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल करेगी, अभी भी कितना है? 2.5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लेकिन अब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 25 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है ये चीज? तो कितना हो जाएगा? 1/10 आवर्स। 1/10 आवर्स इतना ही आएगा ना। 1/10 आवर्स को मिनट में क्या लिखेंगे? 6 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते। तो 1/10 कर दोगे, 60/10 कर दोगे, मतलब कितना हो जाएगा? 6 मिनट्स। तो वो घर कितने बजे पहुंचेगी? 5:06 पे पहुंचेगी। चूज सुटेबल स्केल एंड प्लॉट XT ग्राफ फॉर दिस मोशन। तो आपको XT मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस में क्या ले लोगे? टाइम। वाई एक्सिस में एक्स मतलब क्या ले लोगे? पोजीशन। ठीक है। अब वो 9 बजे स्टार्ट कर रही, तो ओरिजिन को यहां पर हमने ले लिया 9 AM। और वो ऑफिस कितने बजे पहुंच रही? 9:30। तो यहां पर आ जाएगा 9:30। 9:30 और उसके ऑफिस की पोजीशन कितनी किलोमीटर दूर है? 2.5 किलोमीटर। तो यहां पर ये आ गया 2.5 किलोमीटर। ठीक है। यहां पर ग्राफ बनाते समय सबसे पहले तो ये ऐसा बन जाएगा, 9 से लेके ये उसका पोजीशन चेंज हो रहा है धीरे धीरे, समझ गए ना? फिर 9:30 से लेके 5 PM तक वो ऑफिस में ही रहती है, तो उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। और फिर 5 से लेके 5:06 PM में वो अपने घर पहुंच जा रही है। तो अब उसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। यहां से स्टार्ट किया, यहां गई, यहां आ गई। ठीक है। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है, ये तो इसका क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। और उसका डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? 5 किलोमीटर। समझ में आई ये चीज? तो ये हटा दूं मैं, हो गया तो सभी का। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ड्रंक्ड मैन वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैं इसको समझा दूं क्या? कितने बच्चों ने ये किया है? कर लिया ना बहुत सारे बच्चों। तो मैं पूरे इसको एक्सप्लेन कर वो नहीं करता, जो अब्सेंट है उन बच्चों के लिए समझा देता हूं, देख लेना। क्वेश्चन ये लिखा है कि एक ड्रंक्ड मैन है जो वॉक कर रहा है एक नैरो लेन पे। जो क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं ना एकदम सोच समझ के, नैरो लेन के वर्ड यूज किया, स्ट्रेट लाइन, ताकि उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। अगर नैरो नहीं होगा तो वो ड्रंक मैन है, कहीं भी चलेगा, तो क्या हो जाएगा? मोशन इन 2D हो जाएगा, समझ गए ना? तो इसलिए नैरो लेन। टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। तो 5 स्टेप आगे जा रहा है, 3 स्टेप बैकवर्ड आ रहा है। समझ में आई ये चीज? हाँ, वाइब्रेशनल मोशन। फिर क्या लिखा है आगे? एंड सो ऑन, ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। तो एक स्टेप आगे जाने में 1 सेकेंड लगेगा, 5 स्टेप आगे जाने में 5 सेकेंड लगेगा, 3 स्टेप पीछे आने में भी 3 सेकेंड लगेगा। समझ गए ना ये चीज? प्लॉट XT ग्राफ ऑफ दिस मोशन। तो इसका XT ग्राफ प्लॉट करना है, पहला टास्क। दूसरा, डिटरमाइन ग्राफिकली otherwise how long the drunk takes to fall in a pit 13 meter away from the start। तो अब लास्ट पार्ट में इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? अभी तक वो 1D मोशन था, वो नीचे चला जाएगा, 2D मोशन हो जाएगा। समझ गए ना? हाँ चलो ठीक है, इधर पे समझना। तो अब सबसे पहले ना XT ग्राफ बनाने के लिए हम क्या लेंगे? टेबल्स बनाएंगे। यहाँ पर हमने टाइम ले लिया, यहाँ पर हमने डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, पोजीशन ले लिया। तो 0 पे 0 था, 5 सेकेंड्स पे कितना हो जाएगा? 5 मीटर। अगले 3 सेकेंड में वो 3 मीटर पीछे आएगा, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर? 5 - 3 मतलब कितना आ गया? 2। फिर 5 सेकेंड बढ़ा, वो 5 सेकेंड आगे गया, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। फिर 3 सेकेंड का 3 सेकेंड टाइम बढ़ा, लेकिन उसकी पोजीशन 3 सेकेंड क्या हो गई? पीछे।
समझ रहे हो? तो टाइम में यहां पर क्या हो रहा है, टाइम में +5 +3 +5 +3 +5 +3, टाइम ऐसा बढ़ते जा रहा है। लेकिन पोजीशन में क्या हो रहा है, +5 एंड -3, फिर अगेन +5 एंड -3, ऐसा करते हुए हम उस नंबर तक पहुंचेंगे जब उसका पोजीशन क्या आ जाए, 13 मीटर आ जाए, जब उसका डिस्टेंस कितना आ जाए, 13 आ जाए। क्लियर हो गया ये चीज? और जैसे ही 13 मीटर पे आएगा वो गड्ढे में गिर जाएगा, यही है क्वेश्चन। ठीक है, उस समय पे टाइम कितना हुआ, तो ये टाइम निकाल लो टेबल से देख के, वो कितना आ रहा है, 37 सेकेंड्स का। अब अगर इसका ग्राफ बनाना है तो भाई यही हो गया, एक्स एक्सिस में टाइम ले लो, वाई एक्सिस में क्या ले लो, पोजीशन ले लो, फिर उसके बाद ये 5, फिर देन 3, फिर 5, फिर 3 एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो तुम लोग बना सकते हो, हमने पिछली कुछ क्लासेस में कई सारी प्रैक्टिस की है इस तरह के क्वेश्चन की, तो सॉल्व करके दिखाओ। A car moving alone, a car moving along a straight highway with a speed of 126 km per hour. He brought to stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car? Assumed uniform. And how long does it take for the car to stop? हाँ, कितना है? तो पहला काम तो आप ये करना कि यहां पर ये जो आपको वेलोसिटी गिवन है, इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलना। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। 18 से कितने बार में डिवाइड होगा, 7 टाइम्स में। तो 7 5 का कितना हो जाएगा, ये 35 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल या फाइनल? इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि कार जब चल रही है तो वो इस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है इनिशियली। u इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। और जब आगे जाके एक जगह पे वो रुक जा रही है तो उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी v वो कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब यहां से यहां तक जाने में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर अप किया, 200 मीटर्स। ठीक है, अब आपको इसका रिटार्डेशन मतलब एक ही वैल्यू निकालनी है और उसको कितना टाइम लगा स्टॉप करने में वो निकालना है, t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 इक्वेशन जो हम बार बार यूज करते हैं, पहला v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब कौन सी इक्वेशन हम यहां पर यूज करेंगे? हाँ, लास्ट वाला यूज करो और जल्दी से एक ही वैल्यू बताओ क्या आ रही है। 3.0625, 0 स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, एस मतलब 200। सो फाइनली माइनस 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 200 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए। ठीक है, तो 2 से कटेगा ये 2, 17.5, कितना 35 का स्क्वायरिंग करने पे कितना आता है, 1225 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। तो ये 4 से डिवाइड, 4 3 ज़ा 12, देन 0, और फिर आ जाएगा 4 6 ज़ा 24, पॉइंट 4 2 ज़ा 8, ऐसा कुछ आएगा। सो 3.0625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका रिटार्डेशन हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। आया क्या सभी का? ये सीबीएसई वाले बच्चों को ना ये कैलकुलेशन जो है ना उसमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, समझ गए ना? आईसीएसई वाले नहीं करेंगे चलेगा, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को करना पड़ेगा ये वाला स्मार्ट वर्क, नहीं तो तुम लोग कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। हाँ, अब उसके बाद क्या बोला, कितना टाइम लगेगा कार को स्टॉप होने में, तो कौन सी इक्वेशन यूज कर लोगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन कर लोगे, फिर आगे का सॉल्यूशन 11 पॉइंट
11 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ 11.43 सेकेंड्स। तो हटा दो फिर, ये क्वेश्चन हो गया तो सभी का। लास्ट सेकंड पार्ट कर लोगे ना सभी? सेकेंड पार्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v की जगह पे 0, u की जगह पे ये वाला आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस a की जगह पे ये 3 ले लेना, 3 ले लेना अप्रोक्सीमेटली, फिर सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने किए थे। A player throws a ball upward with the initial velocity of this. What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? तो ये चीज मैंने स्टार्टिंग में आज के क्लास में बोली थी, अगर कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। नेगेटिव होता है मतलब वो कहां तरफ, किस तरफ होगा, डाउनवर्ड्स होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर क्या होगा, डाउनवर्ड्स। सेकेंड पार्ट करो एक बार ट्राई। हेलो, हाँ मैम। हाँ तो फर्स्ट का तो क्लियर है सबको, अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, तो वो हो जाएगा डाउनवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। एक्सेलरेशन क्या होगा, वही रहेगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट। हाँ ये तो ऐसे ही ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू है फॉल्स है बताना है। फर्स्ट है, विद जीरो स्पीड एट इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये तो सामने लिखा है ट्रू या फॉल्स है, क्यों है उसका रीजन समझो। एक मिनट में बैठी ना, क्लास में 5 मिनट बैठो। हाँ तो ये आया क्या किसी का, समझ में आया क्या? विद जीरो वेलोसिटी एट इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट। हाँ ये ट्रू क्यों हुआ ये समझ में। एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले किया था ना हमने, बॉल को अगर अपवर्ड थ्रो करेंगे तो पीक पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, लेकिन एक्सेलरेशन हर समय पे उसका सेम रहेगा 9.8। सेकंड क्या लिखा है, विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। अगर स्पीड 0 है तो वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकती है क्या? तो आंसर है नहीं, फॉल्स। स्पीड अगर 0 है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, 0, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड जो होता है वेलोसिटी का उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पीड बोल देते हैं, समझ गए ना। तो अगर स्पीड 0 तो वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। थर्ड है, विद ए कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव 0 एक्सेलरेशन। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। समझ गए ना। स्पीड अगर बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, तो चेंज इन स्पीड क्या हो गया, 0। या स्पीड का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। विद ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। ये वाला थोड़ा सा समझना मुश्किल है थोड़ा सा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है किसी भी चीज का तो हमेशा उसकी स्पीड बढ़ेगी, ये बोल रहा है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो स्पीड बढ़ेगी, ऐसा बोल रहा है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? वैसे आंसर दिख रहा है, ये क्या है, फॉल्स है। लेकिन इसका रीजन क्या समझ पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो? देखो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो अगर मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मेरी स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस हिसाब से ये चीज तो फेल हो गया। लेकिन अगर मैं पीछे की तरफ स्पीड से जा रहा हूं, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा हूं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो मेरे पीछे की तरफ की स्पीड जो 10 किलोमीटर पर आवर है वो
बढ़ जाएगी, बढ़ेगी मतलब वो एक्चुअल में क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड उस केस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ जो मैं बोलना चाह रहा हूं, या कुछ दूसरा एग्जाम्पल बताऊं? अगर दूसरा एग्जाम्पल देखना है वो इस तरीके से समझ लो, मान लो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, और जो राइट वाला डायरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। लेफ्ट से राइट जाता है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन को एक एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ले रहा हूं। समझ में आई ये चीज? तो एक सेकेंड के बाद आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, आपकी स्पीड हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आएगी नहीं ये चीज? आपकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड से कम हो जाएगी यहां पर, तो आपकी स्पीड जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो बॉडी की स्पीड बढ़ेगी ही, बॉडी की स्पीड क्या होगी, कम भी हो जाएगी, क्योंकि स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की वैसे भी बात नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और ये हमने जो पहले किया था ना उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको करना है हमें, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की स्टोरी अगर मैं आपको बताना है तो मैं एक बार बता देता हूं। एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर से एक बॉल है, उसको ऊपर से रिलीज कर रहे हैं। जब रिलीज कर रहे हैं तो वो ग्राउंड पे जाके हिट कर रही है। ग्राउंड पे जाके जब हिट करेगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 टाइम्स मतलब 1/10 टाइम कम हो जाएगी। समझ गए ना? मतलब इनिशियली जब मैंने बॉल को रिलीज किया तो वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड। मान लो जब वो ग्राउंड को हिट कर रही है तो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, मान लो। तो हिट करने के बाद जो रिटर्न होगा, जब वो बॉल ऊपर आएगा तो उसकी वेलोसिटी 1/10 कम हो जाएगी। तो अब कितनी हो जाएगी उसकी वेलोसिटी? हिट करते समय 10 मीटर पर सेकेंड थी, 1/10 कम हो गया, 1/10 10 का कितना होता है, 1 हो जाता है, तो 1 कम हो गया, तो रिटर्न जब वो बाउंस करेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 9 मीटर पर सेकेंड। फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो बाउंस करेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना और अलग अलग पॉइंट पे, और ये भी बताना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे 0 से 12 सेकेंड के बीच में या 12 सेकेंड में उसकी पोजीशन क्या है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये हम अगली क्लास में करते हैं ये वाला क्वेश्चन। और किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो।